मुगलों के सारे कैंप उड़ाए। आबू में रहने वाले देवल प्रतिहार राजपूतों को उन्होंने राणा की उपाधि दी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के सहायक थे तथा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। वहां से राणा प्रताप तथा चंद्रसेन दोनों नागणा पहुंचे तथा राठौड़ों की कुलदेवी नागणची माता की दोग लगाई। यहां से दोनों हर राज के पहुंचे, वहां पर शोक प्रकट किया। उसके बाद चंद्रसेन पुनः मारवाड़ की तरफ आ गए। प्रताप ने सिंध की तरफ आक्रमण किया। वहां मुगलों के जो भी कैंप हुआ करते थे, उन मुगलों के कैंप से दंड वसूल किया, वहां से पैसे वसूल किए और उसके बाद पुनः मेवाड़ की तरफ आ गए थे। और यहां कोई इतिहासकार आके कह देता है कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर आकर कोई कह देता है कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। वो राजस्थान की एकता के लिए लड़ने वाला हुतात्मा था। भले ही पश्चिमी राजस्थान की कुछ रियासतें मुगलों के साथ में चली गई थी, लेकिन जितने उनके साथ में थे उन सब का उन्होंने गठबंधन बना लिया था। राणा प्रताप के बारे में मुझे एक बात और बड़ी जोरदार लगती है, ऐसा आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। भील जनजाति है। जब हम अक्सर जातियों जनजातियों की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय समाज में छुआछूत हुआ करती थी और ये भारतीय समाज का अकट्ट सत्य है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए अब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर जारी है। पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद के अंदर ये व्यवस्था जैसी जाति व्यवस्था में ढली थी, उसके बाद ये व्यवस्था आ गई थी। उस एक भील जनजाति को जो समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं थी, उसको मेवाड़ के संघर्ष में शामिल कर देना क्या नहीं बताता कि वह राजा मध्यकाल में कितना बड़ा समाज सुधारक था। मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा और ठेस रहती है हमेशा कि महाराणा प्रताप को किस तरह हमने हल्दी घाटी के युद्ध में बांध कर रख दिया है। हमें तीसरी क्लास से एक ही बात पढ़ाई गई कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कम्युनिस्ट इतिहासकार तो फिर यहां तक कहेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप हार भी गए थे, पर चूंकि उन्होंने संघर्ष किया था इसलिए तुम उनको पढ़ लो। मैं आगे उस बात पर तो बाद में जाऊंगा, मैं पहले इस बात पर पुनः आता हूं कि यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना कि उस युद्ध के माहौल के अंदर प्रताप ने कहा होगा कि भील अलग खड़े होंगे, हम बाकी लोग अलग खड़े होंगे, या इनके पानी और खाने की व्यवस्था अलग की जानी चाहिए और हमारे पानी और खाने की व्यवस्था अलग की जानी चाहिए। यकीनन भीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े होंगे। एक समाज की मुख्य धारा से कटी हुई एक जाति को यदि समाज के साथ जोड़ रहा था, यकीन वो सर्वोदय के सिद्धांत को लागू कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास आवश्यक है। एक जनजाति लुहार जो लोहे के हथियार बनाया करती थी, राणा प्रताप के साथ में क्या कसम खाती है कि जब तक प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे, एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी जगह सोएंगे नहीं, हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और वो लोहार प्रताप के साथ में वो सेम कस्में खाते हैं। आज दिन तक वो जनजाति गाड़िया लोहारों के रूप में जानी जाती है। 47 में आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चित्तौड़ के अंदर सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते और उन्हें कहते हैं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, राणा प्रताप का सपना साकार हो चुका है, अब तो प्लीज घर बनाकर रहिए। लोहार आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं राणा प्रताप की उस प्रतिज्ञाओं को, उन शपथ को लिए हुए। विश्व के इतिहास में मुझे कोई दूसरा राजा बताइए आप इस प्रकार का, जो इस प्रकार जनता के अंदर लोकप्रिय रहा होगा कि जनता उसे इस प्रकार आत्मसात हो गई थी। उदयपुर राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ की, लेकिन वो संघर्ष के दिन थे। आज आप गोगुंदा रह रहे हो, कल आप कुंभलगढ़ जाओगे, परसों आप मोही जाओगे, अगले दिन मदारिया जाओगे, अगले दिन आवरगढ़ रहोगे, अगले दिन आप मायरा जाओगे, अगले दिन आप कोल्यारी जाओगे, अगले दिन आप चावंड जाओगे। मेवाड़ की जनता उस राजा के साथ में कितना जुड़ी रही होगी, उस राजा का क्या प्रभाव रहा होगा जनता में कि जनता ने कहना शुरू कर दिया, जो आज दिन तक कहावत है, राणो जी कब है बठ उदयपुर, जहां राणा जी रहेंगे हम उसको उदयपुर मान लेंगे। भारत में मैं हमेशा कहता हूं कि बाकी जो लड़ाइयां हैं, मुझे कोई पूछे कि त्राइन का युद्ध किसके बीच में हुआ, मैं यकीनन कहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान की सेना और गौरी की सेना के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ कि सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच। प्रताप के समय का संघर्ष जो है मेवाड़ के जन जन का संघर्ष है। ये राजा का अपने जनता में विश्वास है, ये जनता का अपने राजा में विश्वास है कि वो राजा के साथ में इस कदर आकर खड़ी हो गई थी। कहते प्रताप के पिता उदय सिंह, मैं उदय सिंह का बहुत बड़ा समर्थक हूं कई मामलों में कि वो राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने युद्धों की नीति बदल दी थी। राजस्थान के पहले के सारे युद्ध किलों में लड़े जाते थे कि हम किले में बैठकर लड़ेंगे, और यदि दुश्मन कभी किला घेर लिया करता था तो अन्न और जल समाप्त होने के बाद में आपके पास साके के अतिरिक्त कोई इलाज ही नहीं बचता था। राणा उदय सिंह वो राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने लड़ाइयों का रुख किलों से पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया था और कहा पहाड़ घेर के दिखाओ। देखे हमारी जब भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि इन पहाड़ों में रह सकते हैं तो आप पहाड़ घेर के दिखाइए। राणा उदय सिंह की उसी नीति को आगे चलकर राणा प्रताप कंटिन्यू करते हैं और आगे चलकर उनके भी काफी पीढ़ी बाद उन्हीं का एक
परिवार का वंशज महाराज छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में इन्हीं विधियों को बाद में लागू करते। कहते प्रताप ने जब पहाड़ों की लड़ाई का रास्ता चुना तो उन्होंने मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर दिया था, ताकि मुगलों को जब वो मेवाड़ के अंदर आए तो किसी भी गांव से रसद पानी ना मिले, किसी भी गांव से उनको अनाज की प्राप्ति ना हो। मुगलों की सेनाएं या गांव के अंदर भटका करती थी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, तो आपको अनाज और पानी कहां से मंगाना पड़ेगा? तो आप अजमेर वाले रास्ते से मंगाओगे। अजमेर के रास्ते रास्ते पर चौकियां बना दी गई थी। मुगलों का रहना दूभर था। मेवाड़ के अभियान उनके लिए इतने महंगे, इतने कष्ट कर रहे थे कि 1585 के बाद में अकबर ने तौबा कर ली थी कि हम बाकी पूरे भारत में अटैक कर लेंगे, लेकिन यहां पर मेवाड़ के अंदर अटैक नहीं करेंगे। मैं अक्सर कई बार मेरे साथियों से मजाक में कहता हूं कि अकबर ने कहा होगा कि यार मुगलों तुम क्यों नहीं अंदर जा पा रहे, प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? और मुगलों ने कहा होगा कि सर मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, इन भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर हम कैसे घुस सकते हैं, यहां पर हम कैसे जा सकते हैं? कहते प्रताप ने तब एक ऐलान करवाया था कि कोई भी मेवाड़ का व्यक्ति मुगलों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा। तो एक मुगलों के कमांडर ने उंटाला के किले के पास में एक किसान को कहा कि तुम हमारे लिए सब्जियां उगा दो यार कुछ। उस किसान ने कहा कि प्रताप की आज्ञा है कि कोई भी सब्जी नहीं उगा सकता, कोई भी मुगलों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा, और यदि मैंने दिया तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा। उस मुगल सूबेदार ने हंस के कहा कि यार हमारे एकदम पास में बैठा है, क्या कर सकता है राणा प्रताप तेरा? और उस व्यक्ति ने मुगलों के लिए सब्जियां उगानी शुरू कर दी। राणा प्रताप को लगा कि आज्ञा सबके लिए बराबर होती है, आज्ञाओं के जब उल्लंघन होने लगते हैं तो शासन चलना दुरू हो जाता है, फिर शासन का लोगों से भय समाप्त होता है, शासन का दंड हमेशा रहना चाहिए। राणा प्रताप एक दिन अचानक रात को हमला करते हैं, उस मुगल टुकड़ी जो वहां पे थी उसके लोगों को और उस किसान को दोनों को मार देते। इन्हें आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कहता, सरेआम अंदर घुसकर और वापस निकल कर आ गए थे। ये घटना बताती है कि नहीं, आपको मेरे साथ में मेरे तरीकों से लड़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। ये कितने क्लियर थे वो इन चीजों के अंदर कि जो है चीजें उनको उसी रूप के अंदर लिया जाना चाहिए। अक्सर धर्मनिरपेक्षता का चोला भारत के लोग एक तरफ ही पहना देते हैं, दूसरी तरफ बातें नहीं की जाती है। प्रताप कितने धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे कि हाकिम खान सूर नाम का एक अफगान उनके हरावल का नेतृत्व कर रहा था। इस बहादुर पठान के बारे में कहा जाता है कि वो मर गए थे, लेकिन उनका हाथ तलवार पर ही जकड़ा रहा था। जालोर के ताज खान जो एक और अफगान थे, प्रताप के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। यही क्यों, भामाशाह और ताराचंद दोनों भाई जैन थे। नासिरुद्दीन नाम का चित्रकार उनके दरबार में एक मुसलमान हुआ करता था। यकीनन वो अकबर की सांप्रदायिक सोच, जो उसकी हिंदू विरोधी नीतियां थी, उसके खिलाफ थे। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे सीधे सीधे तौर पर हां, यदि तुम हमारे धर्म को हानि पहुंचाओगे तो हम हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, उसके लिए लड़ना हमारा स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए हम लड़ेंगे। हल्दी घाटी युद्ध पर मैं पुनः आता हूं। अक्सर ज्यादातर बातें हल्दी घाटी युद्ध की जाती है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अपने इतिहासकारों ने क्या बवंडर फैलाया, और अक्सर कहा गया हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप हार गए थे। या इससे भी बड़ा, बाद में एक बीच बचाव का रास्ता निकाला गया और कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित था, ना प्रताप जीत पाए थे और ना अकबर जीत पाए थे। श्रोतागण सारे इस बात पर ध्यान दीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के खुद के दरबार का एक इतिहासकार मौजूद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी है। बदायूनी वर्णन करता है इस युद्ध में हमारी सेना की संख्या 5000 थी, राणा प्रताप की सेना की संख्या 3000 थी, मतलब आधे। अब बदायूनी वर्णन करता है कि हल्दी घाटी के उस तंग दर्रे में गोगुंदा के पास के उस स्थान पर इतना भयंकर युद्ध हुआ था। शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास में 7 मील भागी थी वापस। मुझे बताइए, भागती कौन सी सेनाएं हैं, हारने वाली या जीतने वाली? बदायूनी बताता है कि जब हमारी सेना भाग रही थी, मैंने आसफ खान से पूछा कि आसफ खान, तीर कहां चलाए जाएं? ये तो अपने सैनिक भी इधर ही आ रहे हैं और मेवाड़ के सैनिक भी इधर ही आ रहे हैं, अपनी सेना के पीछा करते हुए, इनको मारते हुए और आ रहे हैं। बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का व्यक्ति था। कहते हैं जब युद्ध में आया था तो लोगों ने कहा था कि बदायूनी कलम उलम चलाने वाले व्यक्ति है, वहां जाकर क्या करोगे, वहां पर तलवारें चलेगी। तो बदायूनी ने कहा था कि जब हिंदुओं का खून बहेगा तब मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा। तो आसफ खान ने बदायूनी को कहा कि बदायूनी आंखें बंद करके तीर चला, तुम तो दोनों तरफ से हिंदू मरेंगे, क्योंकि सामने भी मानसिंह की टुकड़ी खड़ी है, उसकी तरफ से भी जो लोग लड़ रहे हैं वो हिंदू है, और उधर से यदि मेवाड़ वाले भी आ रहे हैं पीछा करते हुए इनका, तो वो भी हिंदू है।
बदायूं साफ साफ लिखता है कि हमारी सेना भाग रही थी, 8 मील भागी है बनास नदी के पास में, तथा मेवाड़ के सैनिकों ने उनका पीछा किया। उसके बाद बदायूं लिखता है, बदायूं लिखता है कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद में हम जब गोगुंदा पहुंचे थे तो गोगुंदा में हमें इतना डर था राणा प्रताप का कि रात को हमला करेंगे, इसलिए हमने चारों तरफ दीवार चुनवाई थी। मुझे बताया जाए कि डर में कौन रहता पक्ष है, जीता हुआ पक्ष या हारा हुआ पक्ष? जीते हुए पक्ष